ऊपर की नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑफ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका। आप सभी के साथ आज कर्तव्य पथ से। तो दिल्ली के इंडिया गेट के ठीक सामने से आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। से शुरुआत करते हैं आज की, जो कि बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। बिहार में एक बार फिर से बदमाशों ने फायरिंग की है बेखौफ होकर। तो इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं, खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। और एक बार फिर से पटना की राजधानी से यह खबर सामने आई है। तो आपको बता दें कि अपराधियों ने घर के बाहर टहल रहे एक शख्स को बीती रात अपना निशाना बनाया और खुलेआम बेखौफ होकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद में पूरे इलाके में सनसनी फैलती हुई नजर आ रही है। पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन एक बार फिर से बिहार में शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर तमाम जो सवाल है वो खड़े होते हुए जाहिर तौर पर नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि वारदात जो है वो कि पटना के आलमगंज इलाके की बताई जा रही है। तो वारदात पटना के आलमगंज इलाके के बेलगंज में हुई है, जहां पर साहिल नाम का एक शख्स खाना खाने के बाद में घर के बाहर टहल रहा था। तभी दो बाइक सवारों ने उसे गोली मार दी और उसके बाद में ये पूरी घटना होती है। उधर रोहतास से भी ऐसी खबर सामने आई है, जहां पर फायरिंग की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैलती हुई नजर आई। तो आपको बता दें कि रोहतास के टहरी तार बांग्ला इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। यहाँ पर बिजली कॉलोनी है, जहां पर अपराधियों ने देर रात फायरिंग की। जिस तरीके से पटना में फायरिंग होती है, उसी तरीके से रोहतास में भी फायरिंग देखने को मिली। तो आपको बता दें कि रोहतास के डेहरी तार बंगला इलाके की बिजली कॉलोनी में अपराधियों ने देर रात फायरिंग को अंजाम दिया। जैसे ही फायरिंग होती है, आसपास में जो लोग होते हैं वो उठ जाते हैं, क्योंकि रात का वक्त होता है। उसके बाद में दहशत फैलती हुई नजर आती है। देर रात गाड़ी में करीब दर्जन भर अपराधी आए और बिजली कर्मचारी के घर पर चढ़कर फायरिंग को अंजाम दिया। हालांकि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इलाके में लोग जरूर डरे हुए, सहमे हुए हैं, क्योंकि जब फायरिंग होती है उसके बाद में बहुत ज्यादा खौफ वहां के पूरे इलाके में फैल गया है। बिहार में फायरिंग की दो बड़ी वारदात ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं कि कैसे रोहतास में भी फायरिंग होती है, साथ साथ में बिहार में अन्य जगहों पर भी इससे पहले फायरिंग हो चुकी है। बिहार की राजधानी पटना से हमने आपको खबर बताई। दोनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि क्यों आखिरकार बिहार में एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल फिलहाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, आज थोड़ा मौसम खुला खुला और साफ नजर आ रहा है और अच्छा भी हो गया है। लेकिन वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई है। जो बस्तियां हैं वो जलमग्न नजर आ रही है। लेकिन इस सबके बीच मुख्यमंत्री खुद राहत बचाव के काम कैसे कर रहे हैं ग्राउंड पे, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर जलभराव है वहां की स्थिति को देख रहे हैं, ताकि नियंत्रित किया जा सके। जो लोग परेशान हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, ताकि उनको हर संभव मदद दी जा सके। बारिश और मौसम की मार का असर पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक देखने को मिला। राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। नदियां उफान पर हैं, बस्तियों में पानी भर गया है, जिस वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन संकट की इस घड़ी में राजस्थान की भजनलाल सरकार जनता के साथ खड़ी नजर आ रही है। खुद सीएम लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बस्तियों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। कुछ यहाँ जो काम करने वाले लोग रहते हैं, उनके पास भी मेरा जाना हुआ, उनसे भी बात की कि उनको किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। उनको पानी की, खाने की कोई व्यवस्था अगर बारिश में होती है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जल भराव वाले इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। जरूरतमंदों को जरूरी सामग्री मुहैया कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल खुद मौके का जायजा ले रहे हैं और जनता की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने जयपुर के B2 बाईपास रोड, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मोहाना मंडी और चौरडिया पेट्रोल पंप जैसे इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों एवं ड्रेनेज की समस्याओं को देखते हुए उसे तुरंत सही करने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अमेरिका ने भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ लगाया था उसको अब 7 दिन के लिए टाल दिया है। दरअसल आज 1 अगस्त है और आज से ही ये 25% जो टैरिफ है वो लागू होना था, लेकिन फिलहाल इसको 7 दिन टाल दिया गया है अमेरिका के साथ में। और अमेरिका और भारत के बीच में 130 अरब डॉलर का अब तक व्यापार होता है, जिसमें से 87 अरब डॉलर का जो निर्यात है वो भारत के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें 7 दिन के लिए जो टैरिफ लगाया गया था उस फैसले को टाल दिया गया है और इस दौरान में द्विपक्षीय वार्ता भी की जाएगी ताकि इन सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाए, क्योंकि एक तरीके से टेंशन बढ़ गई थी जैसे ही 25% टैरिफ बढ़ाने की बात अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर की तो गई। अमेरिका लगातार जो अलग अलग टैरिफ्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज पे लगा रहा है, जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल था। 25% टैक्स लगाया जा रहा था अमेरिका के द्वारा 1 अगस्त यानी कि आज से, लेकिन फिलहाल इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है 7 अगस्त तक, क्योंकि भारत ने भी ये कह दिया था स्पष्ट तौर पर कि राष्ट्रीय हितों के लिए जो भी कदम उठाने जरूरी होंगे वो हम जरूर उठाएंगे। ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के ऐलान के बीच उसके असर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ पर भारत सरकार का कहना है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। India, very tough, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine. इसी के साथ भारत ने अमेरिका निर्यात किए जाने वाले अधिकतर उत्पादों का वहां महंगा होना तय है। माना जा रहा है कि इससे भारतीय निर्यातकों को झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय उत्पादों का बड़ा खरीदार है और अगर भारत से भेजे जाने वाले सामान पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ जाता है तो वहाँ नागरिक भारतीय उत्पादों की जगह दूसरे देशों से कम टैरिफ पर आने वाले सामान को तरजीह दे सकते हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि देश हित से समझौता नहीं होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बताया कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जारी है। भारत अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेगा। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार करीब 130 अरब डॉलर का है और इसमें भारत का निर्यात करीब 87 अरब डॉलर का है। भारतीय उद्योगों की तरफ से अमेरिका को उत्पादों से लेकर सेवाओं तक का निर्यात किया जाता है। ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के ऐलान के बीच इसके असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप की ओर से 25% टैरिफ का प्रमुख टारगेट भारत के कई बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निर्यात क्षेत्र हैं। इनमें ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, मरीन प्रोडक्ट, रत्न, आभूषण और खाद्य व कृषि उत्पाद सभी 25% की सूची में हैं। हालांकि फार्मा, सेमीकंडक्टर और जरूरी खनिजों को टैरिफ से बाहर रखा गया है। हालांकि जो सेक्टर ट्रंप टैरिफ के दायरे में आएंगे उनसे जुड़ी कंपनियों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान भारत ने रशिया से तेल खरीदा, जिसके बाद में भारत और रशिया के जो संबंध और व्यापारिक संबंध और दोस्ती थी उसका जिक्र पूरे विश्व में हुआ और इसी से शायद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा जेलस नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि उनके द्वारा एक बेतुका बयान दे दिया है जिसके ऊपर पूरी दुनिया हैरान नजर आ रही है। और ऐसे में जब से बयान आया है भारत की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है स्पष्ट तौर पर कि राष्ट्र हितों के लिए भारत सख्त से सख्त कदम उठाने वाला है। साथ ही भारत के साथ जो रूस के संबंध है उसको लेकर जो ट्रंप का बयान आया है उस पर भी चिंता जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती से कितना बौखलाए हैं ये तो आप सबको समझ आ गया है। एक तरफ जहां ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ बम फोड़ा है तो वहीं उसी के बाद ट्रंप ने एक और बयान जारी किया है जिसमें ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया है, जिसके बाद भारत से लेकर रूस तक ने ट्रंप के बयान की आलोचना करनी शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को एक साथ ले डूबे, मुझे क्या, हमारा भारत के साथ बहुत कम व्यापार है, उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, वैसे ही रूस और अमेरिका का भी लगभग कोई व्यापार नहीं है, इसे ऐसे ही रखें।
और मेदवेदेव जो रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो अब खुद को राष्ट्रपति समझते हैं। उन्हें बोलें कि अपनी जुबान संभालें, वो बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रही हैं। भारत का तो जलवा ऐसा है कि आज की डेट में हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। सबको लगता है कि अगर भारत का साथ नहीं मिला तो उनकी इकोनॉमी डूब जाएगी। इसलिए आप देखना कि ट्रंप जिस तरह की हरकतें भारत के खिलाफ कर रहे हैं, उससे ट्रंप खुद अमेरिका को डुबो देंगे। ट्रंप के बयान पर जहां भारत के साथ साथ रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने ट्रंप को जवाब देते हुए टेलीग्राम पर लिखा, ट्रंप को डेड हैंड की खतरनाक ताकत याद रखनी चाहिए, भले ही ये अब मौजूद नहीं है। अगर रूस के पूर्व राष्ट्रपति के कुछ शब्दों में अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपति इतना घबरा जाते हैं तो रूस का रास्ता बिल्कुल सही है। हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। डेड हैंड रूस का एक पुराना न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल सिस्टम है जो देश की लीडरशिप खत्म होने पर भी जवाबी हमला कर सकता था। अब देखना होगा कि आखिर बड़बोले ट्रंप कब शांत होते हैं, क्योंकि भारत के साथ ही रूस ने भी ट्रंप पर करारा पलटवार किया है। तो आपको बड़ी खबर बताते हैं छांगुर से जुड़ी हुई। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की 5 दिन की रिमांड अब ऐसे में खत्म हो रही है। साथ ही 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का भी कनेक्शन सामने आ गया है। छांगुर ईडी के रिमांड पर था, जिस दौरान उसने कई सारे जो बड़े खुलासे थे वो किए, चाहे उसमें 100 करोड़ की फंडिंग का खुलासा करना हो और पाकिस्तान के साथ में जो कनेक्शंस है उसकी बात भी छांगुर के द्वारा कबूली गई, जो सूत्रों ने बताया। आपको ये भी बता दें कि अवैध धर्मांतरण के आरोपी की आज रिमांड चूंकि खत्म हो रही है और ऐसे में क्योंकि फंडिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी सामने आ चुकी है अब ईडी के पास में, तो और ज्यादा रिमांड को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, रिमांड मांगी जाएगी ताकि उसको अच्छे तरीके से उससे पूछताछ की जा सके, क्योंकि उसके ऊपर ये पूरा शक है कि वो अपनी जिहादी मानसिकता को पूरे देश भर में फैलाना चाहता था। तो ईडी को शक है कि धर्मांतरण के आड़ में छांगुर जिहादी मानसिकता को फैला रहा था और मकसद था गजवाए हिंद को फैलाना। टारगेट थी हिंदू लड़कियां जिनका वो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था, और कई सारी जो आरोपित लड़कियां थी जिनके साथ में ये सब कुछ किया इस आरोपी के द्वारा, छांगुर के द्वारा, वो भी अपनी गवाही देने के लिए कैमरा पे आई और नव भारत ने खुद आपको वो सभी बयान सुनवाए हैं। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल जारी है, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपको दिखाएंगे आगे कि कैसे पेट्रोल पंप पर एक कार आई, टंकी फुल करवाई और उसके बाद में वहां से फरार हो गई। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बताते हैं खबर आपको हाथरस से, जहां पर एक पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी आती है, रुकती है और पेट्रोल भरवाती है, लेकिन बिना पैसे दिए चली जाती है। वहां से गाड़ी वाला तो फरार हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जो इस नोजल से पेट्रोल डाला जाता है वो नोजल गाड़ी में लगा रहता है और वो नोजल लेकर ही वहां से फरार हो जाता है। आप भी देखिए वीडियो। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शहर के बालाजी फ्यूल स्टेशन पर एक कार चालक पहुंचा और कार की टंकी में पेट्रोल फुल करवाने के बाद मौके से फरार हो गया। पूरा मामला पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। कार की टंकी में 31 लीटर पेट्रोल भरा गया था। जैसे ही टंकी फुल हुई, कार चालक नोजल लगी हालत में ही कार को लेकर फरार हो गया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कार चालक ने पहले ही मशीन से थोड़ी दूरी पर कार रोकी थी ताकि भागने में आसानी रहे। भागते वक्त कार चालक पेट्रोल पंप का नोजल भी उखाड़कर अपने साथ ले गया। इस घटना से पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया। मशीन के पास खड़े कर्मचारी ने तुरंत कार का पीछा किया, लेकिन कार चालक भागने में कामयाब रहा। पेट्रोल पंप कर्मियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार चालक को पकड़ने की कोशिश की। लगभग 2 किलोमीटर आगे जाकर पुलिस को सड़क पर पेट्रोल टंकी का उखड़ा हुआ नोजल मिला, लेकिन कार चालक फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है और कार के नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। रास्ते के बाकी सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं। अब आपको खबर बताते हैं यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एप्पल टावर 7 में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि वहां पर जो बेसमेंट है मिट्टी धंस गई, जिसकी वजह से एप्पल टावर 7 के लोगों को
टार खाली करने के निर्देश दे दिए गए। दरअसल लगातार बारिश हो रही है बीते कुछ दिनों से एनसीआर में, जिसकी वजह से वहां पर एक गड्ढा हो गया। अब इस गड्ढे की वजह से आसपास की इमारतों पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि गड्ढा काफी ज्यादा गहरा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो खतरा है वो एप्पल टावर 7 के लिए। कैसे है आप भी देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में ये बड़ा सा गड्ढा बन गया है। ये गड्ढा करीब 15 फीट गहरा और 25 फीट चौड़ा है। लगातार बारिश और पानी से हो रही मिट्टी के कटाव की वजह से गड्ढा बढ़ता ही जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने भी मौके पर जाकर जायजा लिया। जांच में पता चला कि टावर का बेसमेंट खुला था और वहां रिटेनिंग वॉल भी नहीं बनाई गई, जिससे एप्पल टावर को खतरा था। एप्पल टावर में कुछ रेजिडेंट्स के द्वारा निवास किया जा रहा था। उनसे अनुरोध किया गया कि आप जब तक इसका सीसी नहीं हो जाता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है, तब तक आप बिना रजिस्ट्री के इस टावर में निवास न करें। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से यहाँ पर मिट्टी का कटाव हुआ था और इससे कई गाड़ियां भी समा गईं, जिसे बाद में जेसीबी की मदद से निकाला गया। जांच में पता चला कि डेवलपर ने बिना समाप्ति प्रमाण पत्र आवंटियों को फ्लैट दे दिया था, साथ ही नियमों का पालन नहीं किया था और इसी वजह से अब इस टावर के डेवलपर पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब खबर यूपी के बहराइच से, जहां से धर्मांतरण का मामला सामने आया। दरअसल यहां पर मदरसे के अंदर युवती का धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई है। तो ऐसे में धर्मांतरण के जो आरोपी हैं, पुलिस की तरफ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ तक कि युवती को भी पुलिस ने खोज निकाला है। ऐसे में क्या क्या बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं, आपको दिखाते हैं। नेपाल से सटे यूपी के जिले बहराइच में धर्मांतरण का खेल बदस्तूर जारी है। प्रेम जाल में फंसाकर यहाँ भोली भाली लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। मामला बहराइच के हुजूरपुर थाना इलाके का है, जहां एक युवती को मुंबई के एक मुस्लिम युवक ने लालच दिखाकर प्रेम जाल में फंसाया। इसके कुछ दिन के बाद वो 2 अन्य मुस्लिम लड़कों की मदद से युवती को लेकर फरार हो गया। इसके बाद दीपाली का धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह कर लिया और उसका नाम बदलकर तैयबा खान कर दिया। हमारे बहन को एक तारिक नाम का लड़का जो कि मुस्लिम है, और वो उसको 3 मई को भगा ले गया है और भगा ले जाके उसका मदरसे में उसका धर्म परिवर्तन कराएगा। लड़की का नाम दीपाली था, दीपाली से उसका नाम ताइबा रखा गया है। दीपाली के भाई शुभम के मुताबिक पुलिस के पास धर्म परिवर्तन करवाने का वीडियो है और उसने भी इस वीडियो को देखा है। हमने अपने विवेचना अधिकारी के पास उसका वीडियो देखा है, जिसमें साफ साफ मौलवी साहब उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जो मौलवी है वो बस्ती का रहने वाला है और उसमें एक लड़का है अनस है, और जो लड़का तारिक ले गया है वो भी है, और लड़की को बुर्का पहनाकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया। दीपाली के भाई शुभम के मुताबिक उसकी बहन के धर्मांतरण के पीछे गांव के पास स्थित एक बड़े मदरसे का बड़ा हाथ है। उसका धर्म परिवर्तन यहाँ उसके चाचा का एक मदरसा है जो हमारे घर से एक आधा किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो लड़का वहाँ आता जाता रहता था महीने में, और 1-2 बार तो आता जाता रहता था। और वहाँ पे तंत्र मंत्र विद्या की जो है वो पूरी पढ़ाई दी जाती है। हिंदू लड़कियों को वहाँ पे बहला फुसला कर या फर्जी नामों की आईडी बनाकर उनका धर्म परिवर्तन माइंड वॉश किया जाता है। सारा काम वही मदरसे से ही होता है। तो वहीं मदरसे के संचालक ने आरोपों को गलत बताया है। मैं ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी कहा गया है ये सब नाजायज है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती को अगवा करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि युवती को नारी निकेतन शिफ्ट कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ सैलाबी सितम देखने को मिल रहा है। वहीं नदियों का जो विस्तार हो रहा है वो डरा देने वाला है, क्योंकि जिधर नजर पड़ रही है लोगों की, वहां पर लोग पानी देखकर अब परेशान हो रहे हैं। ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं, लोगों के लिए आवाजाही परेशानी बनी हुई है। आसमान से जो बरसात है जब वो बरस रही है तो वो लोगों के लिए आफत बन जा रही है और त्राहिमाम हर जगह मचा हुआ है। आपको दिखाते हैं। पहाड़ से मैदान तक जल का जलजला, नदियों का विस्तार, पानी से मचा हाहाकार, आफत का सायरन, मुश्किल में जिंदगानी, हॉस्टल में समंदर, दिखा सैलाबी बवंडर। जहां तक नजर जाएगी बस पानी ही पानी नजर आएगा। सड़क, मकान, घर, अस्पताल सब सैलाब में समाते नजर आ रहे हैं। आधा से ज्यादा मंदिर डूब गया है, केवल गुंबद नजर आ रही है।
नदियों का प्रचंड रूप डराने वाला है। ये तस्वीरें यूपी की झांसी की हैं, जहां बेतवा नदी के बहाव के आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में नदियों से आ रहा पानी का सैलाब और उसके साथ ही माता तीला बांध के गेट खोलकर 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से झांसी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिधर देखिए पानी का सैलाब भी नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा है आगरा जिले के मई का, जहां चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। नदी के किनारे से करीब 12 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है। आलम यह हो गया है कि लोग बाढ़ में फंस गए हैं, जिन्हें हर जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पहाड़ से शुरू हुआ आसमानी तबाही का यह सिलसिला मैदानों से होता हुआ रेगिस्तान तक जा पहुंचा है। राजस्थान के धौलपुर में भी जोरदार बारिश की वजह से हालात नाजुक हो गए हैं। चंबल नदी यहां भी खतरे के निशान से करीब 12 मीटर ऊपर बह रही है। राजाखेड़ा और सरमथुरा उपखंड के कई गांव चंबल के तेज बहाव और उफान की चपेट में आ चुके हैं। एसडीआरएफ लगातार ग्रामीणों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा है। बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। राजस्थान में बाढ़ और बारिश का असर इतना है कि खुद प्रदेश के आपदा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल की गाड़ी सवाई माधोपुर में पानी में फंस गई। मंत्री की गाड़ी को ट्रैक्टर से खींचकर बहाव से बाहर निकाला गया। इधर कोलकाता में पिछले 2 दिनों से बारिश की वजह से 12 घरों में दरार पड़ गई है। इस वजह से करीब 100 लोग घर से बेघर हो गए हैं। जानकारी मिलने के बाद इलाके की विधायक नंदिता चौधरी मौके पर पहुंची और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इधर गाजियाबाद में ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में संचालित गर्ल्स हॉस्टल में बारिश के बाद जल भराव की गंभीर समस्या सामने आई है। कॉलेज के 3 मंजिला बेसमेंट में चल रहे इस हॉस्टल में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से पानी भर गया, जिससे हॉस्टल में रह रही छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धरती पर कुदरत का क्रोध जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान और रेगिस्तान तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जगहों पर बाढ़ से हालात डराने वाले हैं। श्रुतिका, हमने देखा कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट्स शुरू हुई कोविड-19 के दौर के बाद में, जब बहुत ज्यादा लोग यूपीआई पर निर्भर हो गए। और अब जो डेटा सामने आया है वो बहुत बड़ा डेटा है, क्योंकि सिर्फ पिछले महीने की अगर बात की जाए, सिर्फ जून के महीने की बात की जाए, तो 1839 करोड़ रुपए के नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शंस है वो हुए, जिसका अमाउंट 24 लाख करोड़ रुपए का था। और ऐसे में अब यूपीआई के अंदर साक्षी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। हम डे टू डे लाइफ में यूपीआई यूज करते हैं, इसलिए इन बदलावों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों की अमूमन आदत है बार बार बैलेंस चेक करने की। तो ऐसे में आप बार बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे, तो इस खबर को जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। यूपीआई को लेकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नए नियम जारी किए हैं, जिसका असर देश में यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। आज से लागू होने वाले इन नियमों के मुताबिक यूपीआई से बैलेंस चेक करने की लिमिट तय कर दी गई है और अब एक दिन में सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की लिमिट तय की गई है और अगर ट्रांजैक्शन अटक गई तो 90 सेकंड के भीतर 3 बार ही स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो पे ट्रांजैक्शन का समय भी बदला गया है और नए नियम के मुताबिक सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और फिर रात 9:30 बजे के बाद ही ऑटो पेमेंट सुविधा मिलेगी। नए नियम यूपीआई के सभी यूजर्स पर लागू होंगे, फिर चाहे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई और यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हों। दरअसल एनपीसीआई का कहना है कि यूपीआई सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, खासतौर पर पीक आवर्स यानी सुबह 10 से लेकर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे के बीच, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो हो रहा था और इस वजह से ये बदलाव किया गया है।